नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था धातु कार्बोनेटों और धातु बाइकार्बोनेटों की अभिक्रिया, वो भी अम्ल के साथ, क्योंकि ये दोनों क्षारीय पदार्थ होते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में चूने के पानी का टेस्ट। ठीक है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसमें विशेष बात क्या है, देखिए, जो इसका विशेष पॉइंट जो है वो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अम्ल जो होते हैं वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी यदि अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवा दी जाए तो फिर हमेशा क्या बनेगा, लवण और जल का निर्माण होगा। और इस अभिक्रिया का नाम दिया गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया? जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रभाव समाप्त हो जाता है और क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया में लवण और जल बन जाते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के कुछ उदाहरणों के बारे में। पहला उदाहरण है कि यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा दी जाए, इन दोनों के आपस में अभिक्रिया करा दी जाए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्षार होता है और HCl जो होता है वो अम्ल होता है। तो यहाँ पर NaCl यानी नमक का निर्माण हो रहा है और जल बन रहा है। तो यहाँ NaCl क्या है, लवण है, और ये बन गया जल। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया की एक रासायनिक समीकरण हो गई। दूसरी तरफ बात करें कि कुछ पॉइंट है विशेष, यदि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक से अभिक्रिया करे, तो क्योंकि अम्ल ताकतवर है तो इसके गुण रह जाएंगे, इसलिए अम्लीय लवण और जल का निर्माण होता है। दूसरी तरफ बात करें दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, क्योंकि क्षार ताकतवर है तो क्षार के गुण रह जाएंगे, इसलिए लवण जो बनेगा वो क्षारीय बनेगा और जल का निर्माण होता है। तीसरा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, अब दोनों ही प्रबल हैं तो फिर लवण जो बनेगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा और जल का निर्माण होगा। और चौथा पॉइंट है कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, अब दोनों ही दुर्बल हैं तो लवण जो उदासीन होगा और जल का निर्माण होगा। ये बिल्कुल ईजी चीज़ें थी। अब आइए बात करते हैं अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, अम्ल की धातु ऑक्साइडों से रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आपको एक विशेष पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना है। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल किससे बनते हैं, हमने पता कर दिया है कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तब लवण और जल बनते हैं। तो इसका मतलब अम्ल तो अपनी जगह पे है, इसका मतलब ये हुआ कि धात्विक ऑक्साइड क्या होना चाहिए, क्षार होना चाहिए। तो धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये रही इसकी रासायनिक समीकरण। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया ये HCl से करवाएंगे तो कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण हो जाता है। तो कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग जो है वो नीला रंग हो जाता है, किसके कारण, कॉपर क्लोराइड बनने के कारण। तो ये धातु ऑक्साइड की हमने अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर ली है। फिर आ रहा है, एक लाइन आ रही है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये आपको चीज़ गांठ बांध लेनी है। अब धातु ऑक्साइडों के कुछ उदाहरण हैं, तो कौन कौन सा उदाहरण देखिए, एक कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके अलावा आप जिंक ऑक्साइड लिख सकते हो। ठीक है। और फेरम ऑक्साइड लिख सकते हो, FeO। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑक्साइड इसके बन सकते हैं। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हो सकते हैं, ये भी धातु ऑक्साइड आ जाएगा। तो ये हो गए कुछ धातु ऑक्साइड जो हमेशा इनकी प्रकृति कैसी होगी, इनकी प्रकृति हमेशा क्षारीय होगी। ठीक है। आगे लौटते हैं। आगे बात करें अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अधात्विक ऑक्साइड जो है वो किससे अभिक्रिया कर रहा है, क्षार से अभिक्रिया कर रहा है। इसका मतलब इसकी प्रकृति अम्लीय होनी चाहिए। कैसे, अभी देखते हैं। देखिए, अधात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो लवण और जल कब बनता है, जब क्षार अभिक्रिया करता है अम्ल से। तो फिर अधात्विक ऑक्साइड क्या होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। तो ये रहा अधात्विक ऑक्साइड CO2, और इसकी अभिक्रिया करा दी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्षार हो गया। तो अम्ल, ये अधात्विक ऑक्साइड और ये क्षार अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लवण बना रहे हैं और जल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। यदि अम्ल और क्षार को पानी के अंदर डाल दिया जाए, जल में डाल दिया जाए, तो उनकी क्या अभिक्रिया होगी। तो पहला है, जल की उपस्थिति में अम्ल जो होता है वो हमेशा H+ आयन देता है। यानी कोई सा भी अम्ल हो, जैसे HCl है, HCl को पानी में डाला जाएगा
तो वो हमेशा कौन सा आयन देंगे, H+ आयन देंगे। ठीक है, तो वो जो H+ आयन है ये तुरंत किससे अभिक्रिया कर लेगा, जल से अभिक्रिया करके, और H+ आयन जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। क्यों, क्योंकि H+ आयन अकेला नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में इसकी संभावना नहीं है। तो यहाँ पर H+ आयन तुरंत वापस जल से अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अम्ल जो है वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन और इसका जो भी परमाणु शेष बचता है वो बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जल की उपस्थिति में क्षार, देखिए OH- आयन देते हैं। जल की उपस्थिति में क्षार जो है वो हाइड्रोक्साइड OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये रहा NaOH, ये जल से अभिक्रिया कर रहा है, ये एक क्षार है, क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। तो ये देखिए सोडियम अलग हो गया और ये क्या बन गया, OH- आयन बन गया। तो क्षार हमेशा क्षारक जो होते हैं वो जल के अंदर अभिक्रिया करके OH- आयन देते हैं, क्षारक कहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये भी जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम और क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट है अभिक्रियाओं से संबंधित, तो क्या पॉइंट है उनके बारे में देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जो होते हैं वो जल के अंदर नहीं घुलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाएगा क्षारक उसको क्षार कहते हैं। और सभी क्षारक क्षार होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, सभी क्षार का मतलब जो जल में घुलते हैं वो हमेशा कड़वे होते हैं, इसलिए उसको कहा कि सभी क्षारक क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। यानी जो कड़वा है वो जरूरी नहीं है जल के अंदर घुले। दूसरी बात, जल के साथ में अम्ल और क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। ये लाइन क्या है आपको इस चित्र से समझ में आएगी। देखो यदि हमारे एक पात्र के अंदर जल भरा हुआ है, अम्ल भरा हुआ है, और उसके अंदर हम जल डाल रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जल और अम्ल दोनों अभिक्रिया करके बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, जिससे पात्र फट सकता है या ये पदार्थ बाहर भी आ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जल के अंदर अम्ल डालना चाहिए। ये है सही तरीका, जल में अम्ल, अम्ल में जल कभी नहीं। ठीक है, तो क्या होगा यदि ऐसा कर दिया जाए, तो देखिए सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्पित यानी फैलना है ना, उबल कर बाहर आना, आस्पित होकर बाहर आ सकता है और आप जल भी सकते हो, आग भी लग सकती है। साथ ही अत्यधिक ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। तो ये है इसके कुप्रभाव। तो देखिए जल में अम्ल में डालने पर क्या हो सकता है, पहली बात तो मिश्रण आस्पित होकर बाहर आ सकता है, और दूसरी बात स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाइए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।